सरकार काम करने का दावा कर रही है तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रही हैं। वहीं दूसरी ओर देश के युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के मशहूर गायक और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हंसराज हंस जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप अपने राजनीतिक करियर को किस तरीके से देखते हैं, जहां से आपकी शुरुआत हुई और आज आप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं? जी बहुत अच्छा। पहले कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहे कुछ और पार्टी में, लेकिन जब से बीजेपी में आया हूँ, बीजेपी जब लाती है तो उसको लवारस नहीं छोड़ती। अगर बंदा मेहनती हो, काम करता हो तो उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो इसीलिए मैं एमपी हूँ। अगर दिल्ली की बात करें तो राजेंद्र नगर उपचुनाव होने वाला है, वहां से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा थे जो अब राज्यसभा सांसद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक बार फिर से उस सीट से आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आपको क्या लगता है? दावा तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन बीजेपी इस बार सीट ले जाएगी। मैं देख रहा हूँ जैसा प्रोग्रामों में भीड़ उमड़ रही है, लोगों में उत्साह है, तो ले जाएगी। आपको क्यों इतना भरोसा है कि इस बार राघव चड्ढा की सीट से बीजेपी की सीट निकलने वाली है? क्योंकि देखो, पानी को लेकर भी मोहल्ला क्लिनिक क्या हालत आप देखो, जो बातें की थी वो नहीं। लोग बड़े अक्लमंद हैं, उन्होंने मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, उनका सरकार को मौका दिया, लेकिन लोगों को काम भी चाहिए। अब 2 दिन बारिश हो जाती है तो ऐसे लगता है बेड़ियाँ बना दें, दूसरे घर जाना मुश्किल हो जाता है, पानी रुक जाता है। अभी गर्मी थी, बहुत गर्मी है, तो पानी की समस्या कितनी है, लाइट का भी ऐसे लोग शिकायत करते हैं। तो मुझे लगता है इन बातों से लोगों का मन उब चुका है और बीजेपी की बारी आएगी। अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक हैं। मनीष सिसोदिया का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। देखो, किसी पे गंदगी उछालने से बेहतर है अपना आप स्वच्छ रखें। उनको उनकी स्वच्छता मुबारक। भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा कितनी स्टेट्स में उनका राज है, तो यूपी जैसा, उत्तराखंड, बिहार, कितने, यानी इस अदरवाइज़ पब्लिक मौका नहीं देती। डेमोक्रेटिक मुल्क है, अगर गंदी राजनीति होती तो लोग समझ जाते। यूपी जैसी यानी स्टेट में भी कितनी शान शौकत से जीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, 1% भी सच्चाई नहीं है किसी भी तरह की। जो खुद जैसा आईना पहनता है वैसा उनको अगला नज़र आता है। अब कबीर साहब सत्संग करते थे तो कहते थे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो संगत में बहुत सारे लोग भी, हर तरह के लोग आते हैं। जब कोई धार्मिक समागम हो तो उनको सब साधु नज़र आते थे, क्योंकि बजाते खुद वो साधु थे। इस वजह से उनको आईना, शीशा, नज़र, सोच बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो दिल्ली में सरकार बनने के बाद वो पंजाब पहुंचते हैं, वहां पर भी उनकी सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां वर्तमान में हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चलाने में सक्षम है? देखो, पंजाब का केस बहुत अलग है, बहुत सेंसिटिव है। वो स्टेट बॉर्डर वाली स्टेट है, पहले बड़ा काम ख़राब है, उसमें बहुत मैच्योरिटी से चलना चाहिए। इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, 92 सीटें बहुत होती है, तो इनको चाहिए सोच समझ के। इस तरह के रोज़ मर्डर हो रहे हैं, शरेआम गुंडागर्दी हो रही, तो उसको उस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि देखा जाए बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, आप भी उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और आपने वादा किया था घर वालों से कि ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच के लिए आप भी बात करेंगे। आप इस तरफ क्या कदम उठा रहे हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह साहब के साथ चंडीगढ़ गया था। वहाँ उनके पेरेंट्स मिलने भी आए थे, उनको हौसला भी दिया, हमदर्दी भी ज़ाहिर की उन्होंने। फिर दूसरे दिन मुझे भेजा था, मैंने वैसे भी जाना था एज ए आर्टिस्ट। और आप देखो कि पूरी दुनिया में उस बच्चे का नाम था
एक ही बेटा था। तो चाहिए जो जो लोग भी इस मामले में अनगैली नेग्लिजेंसी जहाँ नालायकी हुई है, एक बार उसकी माँ की नज़रों में नज़रें डाल के और उसके सीने में दिल में झांक कर देखें उसकी हालत क्या है। उसके बाप ने, देखो सिखों में पगड़ी की बहुत बड़ी बात होती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसम पिता ने दस्तार, गुफ्तार और रफ्तार की बात की है। ये इज़्ज़त का मामला होता है। उन्होंने पगड़ी उतार के ऐसे कदमों में रखी कि रब दा वास्ता, मेरा बेटा तो गया, एक ही बेटा था। उसके बाप ने इतना रुलाया है, माई बाप ने। और शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। मुझे नहीं पता कौन दोषी है, पर वो बेचारा जो पूरी दुनिया में हमारे संगीत के लिए कंट्रीब्यूट करता था, तो वो अब दोबारा नहीं मिलेगा। माँ को बेटा नहीं मिलेगा, बाप को बेटा नहीं मिलेगा, दोस्तों की तरह रहते थे वो। फौजी है वो उनका बेटा, फादर साहब। जैसे फौजी सच्चे सुच्चे लोग होते हैं, कहते फौजी रब दा दूजा नाम है। तो क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब हाईली सेंसिटिव राज्य है देश का, क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से वर्तमान में परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब जैसे राज्य को चलाने में कामयाब हो पाएगी? अभी तक तो कोई अच्छा उन्होंने नहीं दिया, लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे लगता था जैसे रिज़ल्ट आने के बाद कि पंजाब पूरा इकट्ठा हो गया है, एक मुट्ठ हो गया है। लोगों को इन्होंने बोला था हम तब्दीली लाएंगे, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तब्दीली है? हमारे बच्चे महफूज नहीं, बेटियां महफूज नहीं, हम महफूज नहीं, हम घर जेलें बनी हुई है, बाहर जाने से डर लग रहा है। तो लोग डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। मैं वहाँ हो के आया हूँ, बहुत बहुत बुरी कैफियत में हैं लोग। तो रहम करें, फॉर गॉड सेक प्लीज़ लोगों को बचाएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, सत्येंद्र जैन, फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है। देखो, कानून की बात है, अब मामला कोर्ट में होगा, है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कानून अपना काम देखेगा। अगर वो ईमानदार हुए तो साफ़ क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर करप्शन की हुई तो यहाँ किसी को माफ़ी नहीं है। बड़े बड़े लोग अंदर हुए हैं, तो उसमें वो भी हो गए हैं, जैन साहब भी। तो इनको सहयोग देना चाहिए। करप्ट चाहे कोई भी हो, गलत चाहे कोई भी हो। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में बनी, हिमाचल गए, वहाँ से वापस लौटे और अब गुजरात पहुँचे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बेसिकली बीजेपी का इलाज केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। क्या आपको लगता है कि अब वो गुजरात में बदलाव कर पाएंगे? संगीत में ये है कि एक आध गाना हिट हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजेंड बन गए। बहुत हिट देने पड़ते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जल्दी में अपने आप को ये उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए और गवर्नेंस की तालीम लें। पहले जहाँ जहाँ राज, 2 सूबों में उनका राज, 2 स्टेट्स में, दिल्ली में एंड पंजाब में, इनको मॉडल बनाएं दोनों को, किसी को कोई शिकायत ना आए, फिर आगे बढ़े। गुड लक टू हिम। पहले जल्दी में पहले गेयर में गाड़ी डाली हुई उन्होंने, ये भी स्टेट ले लूँ, ये भी स्टेट लूँ। ये ना हो कि इस चक्कर में ये दिल्ली भी जाती रहे और पंजाब भी जाता रहे। इसके अलावा अगर बेरोजगारी की बात करें तो पिछले 2 सालों से देश कोरोना से ग्रसित रहा, सभी लोग परेशान रहे, ऐसे में लोगों की नौकरियां भी गई, देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को वक्त आ गया है कोई ठोस कदम उठाने? हाँ जी, उठा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ बना रहे हैं। फिक्र है उनको, यूथ का। ये तो उनका तो नारा ही कमाल है कि सबका साथ, सबका विकास, और जब विकास हो जाएगा फिर सबका विश्वास। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बेरोजगारों की संख्या में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। जो जैसी पॉलिसीज़ बन रही हैं तो लाएंगे, बनेगा ये काम, मेरा ख्याल है। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी पार्टी है, मुझे बहुत उस पर यकीन है। अगर ईडी की बात करें तो पहले तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ही ग्रसित थे, अब राहुल गांधी भी ईडी से पूछताछ में सवालों के जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। नहीं, ईडी हो या कोई डिपार्टमेंट हो,
जो भी डिपार्टमेंट इस मामले में संबंधित हैं, उनसे डरने की किसी को ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, उनको सीधा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि एक हमने जनता का कुछ भी जनता के साथ नहीं किया, और जो जनता का पैसा था, जो सरकारी जो धन था, वो कहाँ खर्च किया, तो उनको पूरा हिसाब किताब दें। हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, सब देते हैं, देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। अगर ऑनेस्ट है तो परेशानी वाली कौन सी बात है? थोड़ा पूछताछ है, उसमें क्या है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ईडी के दफ्तर के अंदर, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया और सोमवार को राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सही है? उनको कहना चाहिए कि अगर क्लीन चिट उनको मिल जाती है तो फिर थोड़ा सा उनको गुस्सा आना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए कि हमारे लीडर को खामखा बदनाम किया। कुछ ना कुछ अगर करप्शन की है, जब कुछ ना कुछ गलत है, तो उस उतनी देर तक उनको खामोश रहना चाहिए। गलत बंदा गलत है, किसी भी लेवल का है। देखो, इस मुल्क का सरमाया, लोगों को प्रॉपर खाना ना मिले, लोगों को जॉब्स ना मिले और आप अरबोंपति बने, तो ये बात तो ठीक नहीं है। एक परिवार को थोड़ा सोचना चाहिए। यदि मैं आपकी बात करूं, आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, विकास कार्यों की अगर बात करें, जिस तरीके से वहां की जनता ने आपको चुना है, वो कौन कौन से काम है जो आपको याद है कि आप बता सकते हैं, जो आप अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए किए हों? हाँ जी, बहुत सारे काम मैंने कोशिश की है। नरेला बवाना फ्लाईओवर है, ये 500-700 करोड़ का उस चल पड़ा है। घंटों फंसे रहते थे लोग, अब उसकी समस्या का हल हो गया है। सड़क निर्माण, कुंडली बॉर्डर मानेसर जो था वो भी बना है। रेलवे सुरंग कोराड़ी सुल्तानपुरी वो भी बनने जा रही है। डाक कार्यालय की बहुत सारी बातें, सारे पार्कों में लाइटें शाइटें लगवाई हैं। एक्चुअली 1.5-2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा स्पीड कम हो गई थी और एमपी लेड भी कम मिला। इसके बावजूद रेलवे सुरंग हलम्बी वाली, नरेला विधानसभा वाली, ये भी बनाई है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। तो और है सड़क निर्माण, 23M24 सेक्टर DDA वाला जो है वो भी बन रहा है। तो पार्कों में ऐसे ऐसे झूले हैं, फैंसी लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं। जितना फंड आता है उससे कोशिश करता हूँ मैं। तो जितनी देर कोरोना रहा, शायद मुझे मीडिया में जहाँ अपने आप को हाईलाइट करना नहीं आता, मैं तो खुद ही राशन लेके जाता रहा। अपनी सैलरी भी, जितने मेरे पास पैसे, शो बिजनेस में रहा था, कोई वैसे कमी नहीं भगवान की, तो मैं खुद राशन लेके जाता था। और उतने महीने मैं अस्पतालों में, घरों में, इवन धार्मिक स्थलों पे भी रखता रहा ताकि कोई भूखा ना सोए। तो क्या आपको लगता है कि एक कलाकार के लिए सियासत थोड़ी सी तकलीफदायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको सेवा समझ के, भक्ति समझ के करें तो बहुत किसी बंदे की, फ़र्ज़ कर लो एम्स में उसको एडमिट करना है, कोई ऐसी बीमारी है जो उसका वो इलाज नहीं करवा सकता, मेरे एक लेटर से, फ़ोन से कोई जान बचती है। जब वो धन्यवाद करने आते हैं तो मुझे शो बिजनेस से ये बहुत बेहतर लगता है। वो जो उनके चेहरे का मैं तासुर देखता हूँ, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखता हूँ, एक खुशी देखता हूँ कि ये यार बंदा बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से मर सकता था, ज़िंदा है, शुक्र है भगवान का मैं इस काबिल हुआ हूँ। मैंने गाना गाया, जम के गाया, 20-25 साल शो बिजनेस किया, आखिर उस चीज़ का एंड तो है नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं देखता था, इन्होंने बचपन से ही सारा कुछ किया हुआ था। हमने तो बहुत कुछ हासिल करके, अब मुझे पैसे में रस नहीं है, शोहरत मुझे नहीं चाहिए। जिधर जाते थे टीवी, मीडिया, खबरें बनती जाती थी। अब सियासत में वैसे ज़रूरत तो होती है, मुझे अपने आप वो करना नहीं आता, अपने आप को हाईलाइट, क्योंकि हमें आदत है कि जिधर से गुजर गए थे खबर बन जाती थी। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है और यूपी में योगी जी का बुलडोजर बहुत मशहूर है। वो बुलडोजर आपके संसदीय क्षेत्र भी पहुंच आया था। हाँ जी। दिल्ली के लोगों को बुलडोजर से इतना खौफ क्यों है? जो इलीगल, पहले तो जिन्होंने बसाए हुए हैं, कब्जे दिए हुए हैं, वो गुनाहगार हैं। जो NOC देते हैं वो गुनाहगार हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है
कंजस्टेड हो रही है दिल्ली। तो जो इलीगल चीज़ें हैं उसको जब हटाते हैं तो बवाल तो मचता है। तो जहांगीर में आपको पता है क्या दंगे वंगे भी होने लगे थे। मैं एक ड्राइवर था मेरे पास रात को, और गनमैन भी शायद सोए हुए थे, मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैं अकेला ही पहुंच गया था। 3 दिन 3 रातें वहाँ रहा हूँ लोगों के बीच, ताकि सामान का भरपाई हो जाएगी वो, लेकिन अगर एक जान भी चलेगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो सिक्योरिटी वाले भी मुझे रोकते रहे। खैर बाद में फिर उन्होंने सिक्योर भी किया उस एरिए को। मैं घूमता रहा, लोगों को मिला, हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों से अगर प्रॉब्लम है उनको सारा सबको मैंने कहा भैया आओ बैठे बात तो करें। पीस कमेटी वहाँ बिखरी हुई थी, उसको ठीक करके इकट्ठे, उसमें सारे धर्मों के लोग थे, और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब को बुलाया, पुलिस फोर्सेस बैठी थी। तो पता चला कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ईद जिनकी आनी थी वो जगरातों में जाते हैं, जिनके जगराते हैं हिंदू यानी वो सेवैयाँ की वेट कर रहे थे कि ईद आएगी। तो ये पता नहीं किधर से आके लोग, कौन लोग हैं ये जो, हम ग्रेट भी तो बहुत है ना कि बांग्लादेश से कोई आया, कोई इधर से आया, उधर से आया, हमने यहाँ बसा लिए। वो इलीगल जो तरीके से लोग रह रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमें पनाह दी है, इस मुल्क के में डिस्टर्बेंस ना फैलाई जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो देश में माहौल खराब हो रहा है वो बाहरी लोग जो आकर दिल्ली में या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं उनके चलते हो रहा है? देखो ये तो क्लियर है ना कि इंडिया का जो लेवल हो रहा है डे बाय डे इंटरनेशनली पॉपुलर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं, देखो कहीं रुक जाएं तो हज़ारों गोरे भी खड़े हो जाते हैं, अंग्रेज़ भी। हर मुल्क का जैसे प्रेसिडेंट साहब है अमेरिका के, ऐसे ही रशिया के और यूके के, यूक्रेन का कह रहा है कि जिस दिन मोदी साहब चाहेंगे तो जंग बंदी हो जाएगी। देखो इतना यकीन बना लिया है, उसमें जेलसी तो है इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली हमारे पता नहीं कौन क्या फंडिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके पीछे है ज़रूर। उन लोगों को देते होंगे फंडिंग, वो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, प्रवोक करते हैं। धर्म के नाम पे बंदा जल्दी भड़क उठता है। धर्म ऐसी चीज़ है, उस पता नहीं उसके नाम से, शांति के नाम पे सारी जंगें हुई हैं, अमन के नाम पे जंगें हुई हैं। अमन फैलाना है दुनिया में, इसलिए इतना जाने जाती। देखो क्या विडंबना है। तो यही है सारा सिलसिला। रब रहम करे, भगवान रहम करे तो बंदा बंदे का पुत्र बनेगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं केंद्र में, इसको लेकर बीजेपी जगह जगह जश्न मना रही है। मोदी सरकार की वो कौन सी उपलब्धियां हैं वो जो आप जनता को बताना चाहेंगे? आप देखो ना, अनगिनत हैं, गिनने लगे तो कमाल ही हो जाए। तो अब मेरे पास ये प्रॉपर दस्तावेज है, इसमें इतनी स्कीम्स हैं। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है और देते रहेंगे, अब तो ज़्यादा हो गया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अधीन 1.22 करोड़ आवास यानी मकान बना के दिए, जो जिनके पास घर रहने को, उनकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। जो बेघर लोग थे उनके इतने घर यानी बना के दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन और 2.3 करोड़ और दिए गए हैं। स्वच्छ भारत के अधीन 11.22 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। आप ये वो तमाम उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की जो गिना रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इसमें तो मुझे हंसी आती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, घर बैठे हैं। जब से मोदी आया फ्री हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनको लगता कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो लोग टिकते ही नहीं हैं। आप देखो ना, करोड़ों लोगों को जिनको घर मिल गया। लाल किले पे जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा कि मुझे उन बेटियों का फ़िक्र है जो अर्ली मॉर्निंग उठ के खेतों में जाती, देखो इन्होंने कहा था कि ले देखो लाल किला से क्या अनाउंसमेंट हो रही है। अब इस बात को
इनको समझ आई है कि ये कितना बड़ा काम था। तो बेटियों के बारे में, बच्चों के बारे में और बुज़ुर्गों के बारे में कितने वो कंसर्न रहते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी ब्याहो, बेटी बचाओ, कितना अच्छे अच्छे यानी स्कीम्स बने हैं, क्योंकि खुद फ्री है ना, काम नहीं। मोदी साहब, पहले तो उम्मीद होती थी ना 5 साल हम हैं, 5 साल कोई और है, 5 साल फिर कोई और है। उनको लगा यार मोदी साहब तो किसी को आने नहीं देंगे। लोग आशिक हैं उनके, वो हर बार जिता देते हैं, उनकी लहर चलती है। तो ये लोगों इनको लगता है कि जैसे हम फ्री हैं, शायद ये भी फ्री बैठे हैं, हमें तो टिकाव नहीं है। 2022 कब है, मीटिंग्स अब से स्टार्ट। अब आखिर में आपसे आपके बारे में 2024 सॉरी जी, आखिरी में आपसे आपके बारे में ही है। आप सियासत में हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी पहचान थी एक सूफी गायक के तौर पे, वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यदि 2 लाइन गाकर कोई संदेश आप देश की जनता को देना चाहें, क्योंकि दर्शक जब आपको सुनते हैं तो आपकी बातें सुनने के साथ साथ आपके गीत को भी 2 लाइन जरूर सुनना। हाँ जी, एक्चुअली जिस काम में मैं हूँ उस काम से फुर्सत नहीं मिलती और अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाता, यानी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। इसके लिए रियाज भी चाहिए। मैं सारा दिन धूप में, हर मौसम में ऐसे घूमता रहता हूँ। शौक़ भी है मुझे कि चल यार कुछ और आए ना आए लोगों में रहूँ, तो थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ, अगर जैसा भी होगा। गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पे, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर। अब ये शेर सुनना। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। फिर मीरा आनी चाहिए। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। अब देखो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, जो पंजाब की। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की, ओहो, हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। अब मेरे से गा नहीं होता, दर्द इतना हो गया है। देख के आया हूँ ना मैं वहाँ माँ बाप का हाल, कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की आसानी तो दे दे मौला। तेरे हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं झेलता है, लेकिन इतनी दर्दनाक मौतें हो रही हैं तो क्या है, उस वक्त तो कहाँ होता है। तो ये दुआ है। और एक और है, चलो फिर कभी सुनाऊंगा। सॉरी। चलिए कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया गीत के माध्यम से, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम, मोर देन वेलकम। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हंसराज हंस जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।